हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, अब हम हैं हमारी एससीएमपी की फास्ट ट्रैक बैच में एक और नए चैप्टर पर, एंड दैट इज अबाउट परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन दोस्तों, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके दोस्तों, हमारे सब्जेक्ट का ही नाम क्या है? एससीएमपीई, यानी इसके अंदर दो एरियाज है। वन इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अनदर इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, राइट? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? फॉर एग्जांपल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाता है, जिसके अंदर टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग आ जाता है, या लीन सिस्टम, या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे टॉपिक्स किससे रिलेटेड हैं? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बेसिस पर ग्रो करना चाहते हो तो शब्दों का प्रयोग देखें, छोटी सोच, बड़ी सोच, बड़ी सोच। अगर आप सस्टेनेबल बेसिस पर ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने एम्प्लॉइज की, आपको अपने मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, राइट? सिंपल सी बात है दोस्तों, आज आप लोग भी पढ़ाई क्यों कर रहे हो दिवाली के दिन? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस आज से कुछ समय बाद इवैल्यूएट होने वाली है, राइट? मान लो कि सी इंस्टीट्यूट आकर कह दे कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, एग्जाम नहीं लेंगे, मतलब आपने कॉलेज अटेंड करा, अटेंडेंस कंप्लीट, मतलब यू आर पास, तो क्या आप उतना दिल लगाकर काम करोगे? नहीं करोगे, राइट? ये ना सिंपल सी बात है, जब तक किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं होती ना, तब तक वो परफॉर्मेंस भी नहीं देता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बेसिस पर चलाने के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज मस्ट। डू यू एग्री? यस। एंड नाउ टू इवैल्यूएट समबडीज परफॉर्मेंस वी हैव टू फर्स्ट मेजर द परफॉर्मेंस। ओके, क्या दोस्तों एक सेल्समैन की भी परफॉर्मेंस वैसे ही मेजर होती है जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन वर्कर की परफॉर्मेंस मेजर होगी? या फिर क्या सेल्समैन और वर्कर की परफॉर्मेंस वैसे ही मेजर होगी जैसे एक अकाउंटेंट की परफॉर्मेंस मेजर होती है? या सभी के परफॉर्मेंस मेजरमेंट के तरीके अलग अलग होते हैं? तरीके अलग अलग होते हैं, राइट? अगर एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, या फिर कोई कस्टमर की कंप्लेंट्स हैंडल करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस अलग तरीके से मेजर होगी, सेल्समैन की परफॉर्मेंस अलग तरीके से मेजर होगी। अपने जनरल नॉलेज से बताइए दोस्तों, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैंडल करता है ना, जो कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, क्या वो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है? नहीं, राइट? लेकिन एक सेल्समैन क्या है? अपने आप में एक कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यूजुअली हम सेल्समैन की परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? मॉनेटरी मेजर्स पर सेल्समैन की परफॉर्मेंस मेजर करेंगे या नॉन मॉनेटरी मेजर्स पर करेंगे? जी हाँ, क्या सेल्समैन कैसे? यूजुअली मॉनेटरी, कि आपने कितना सेल्स जनरेट किया। लेकिन वही जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैंडल कर रहा है व्यक्ति, क्या उसकी मॉनेटरी टर्म्स में हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। आपने देखा होगा जैसे ही आप कॉल कट करते हैं वहां से एक मैसेज आ जाता है कि आपका कैसा रहा फीडबैक, ये आप हमें बताइए, और इन फीडबैक के बेसिस पर उस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस मेजर होती। सो व्हाट काइंड ऑफ मेजर इज दैट? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल, राइट? यानी कि दोस्तों मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी आपको समझा दी कि इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे सबसे आखिरी में, उससे पहले हम सीखेंगे परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना। परफॉर्मेंस मेजर फाइनेंशियल मेजर्स पर भी परफॉर्मेंस मेजर होती है और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स पर भी होती है। कोई भी गलती से भी अगर आपसे पूछ ले कि बताइए दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा, तो प्लीज आप जवाब मत देना, क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्योर फाइनेंशियल मेजर पर करोगे तो फिर नॉन फाइनेंशियल बहुत सारे एस्पेक्ट छूट जाएंगे, और सिर्फ नॉन फाइनेंशियल पर करा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, राइट? तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? अब दोस्तों इससे पहले कि हम ये सीखें कि किसी की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें, उससे पहले हमें उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टारगेट्स देने पड़ेंगे। डू यू एग्री? मैं अगर किसी कंपनी में, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है और मैंने वहां पर सेल्समैन बैठा रखे हैं 10, और मैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहता हूं, तो परफॉर्मेंस मेजर करने से पहले मुझे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी। डू यू एग्री? यस।
मुझे उन्हें कुछ टारगेट्स देने पड़ेंगे। डू यू एग्री? यस। मुझे उन्हें किसी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। सी दिस एरिया इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिग इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम जहां पर हम टीवीज भी सेल कर रहे हैं, ऑडियो सिस्टम सेल कर रहे हैं, जहां पर हम एयर कंडीशनर सेल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर सेल कर रहे हैं, इतने सारे सेगमेंट्स हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो मेरे यहां पर 10 सेल्समैन काम कर रहे हैं, मुझे हर किसी को एक एरिया अलोकेट करना पड़ेगा। सी एसीज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कस्टमर एसी के लिए आया, वो जो डोर पर बंदा खड़ा है वो सीधे कस्टमर आपके पास भेजेगा, और अब कस्टमर को हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी। अगर कोई कस्टमर टीवी खरीदने के लिए आया तो आपके पास भेजा जाएगा, एंड नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कस्टमर को कन्विंस करो, आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करो। कस्टमर अगर मॉडल ए मांग रहा है तो आप उसको डबल ए प्लस दो, एग्जैक्टली, यानी आप उसको और अपग्रेड करो। कस्टमर कहता है ठीक है मैं 2-3 दिन में देखकर बताता हूं, तो आप उसका कॉन्टैक्ट लो, उसको वापस से आप कॉल करो। अगर वो कहीं प्राइस को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है कि प्राइस ज्यादा है, तो किसी तरीके से डिस्काउंट करो, नेगोशिएशन करो, कन्विंस करो, कुछ ऑफर दो, बट ब्रिंग इन दिस सेल्स, राइट। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करूं, मुझे मेजर करना है। मेजर करते वक्त फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दोनों लगते हैं। परफॉर्मेंस मेजर करूं उससे पहले मुझे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं उससे पहले मुझे उसे अथॉरिटीज देनी पड़ेगी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन तभी किया जा सकता है जब आपने उसको पहले कुछ अथॉरिटीज दी हो। जैसे मुझे उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि अप टू 5-7% का डिस्काउंट होना, तो आप कर देना। इज दैट क्लियर? राइट। सो आई हैव गिवन हिम सम अथॉरिटीज। इज दैट क्लियर? राइट। तो दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये देखना कैसे फ्लो होगा। अल्टीमेट एंड आपको मालूम है कि क्या है, लेकिन अब हम शुरू देखना कहां से कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर इस चैप्टर में कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती। क्या समझेंगे दोस्तों आज हम? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आखिर क्या होती है ना। यहां पर मेनली आपको बताया जा रहा है किसके बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, उस सेल्समैन ने हमें, हमारा टारगेट था कि वो 1 मंथ में 10 करोड़ का सेल लेकर आए, बट ही वॉज एबल टू ब्रिंग इन सेल्स ऑफ ओनली 2 करोड़ रुपीज। सिर्फ 2 करोड़ का बेचारा सेल लेकर आए। मैनेजमेंट ने खूब उसको डांट फटकार लगाई, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका सारा बोनस वोनस कैंसिल कर दिया, सैलरी उसकी 25% कर दी। उसने कहा मैं तो क्या, मेरी जगह पर अगर सेल्समैन की जगह सुपरमैन भी आ जाता ना, तो भी 10 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं कर पाता। मैनेजमेंट ने कहा कैसे? तो उसने कहा क्योंकि लॉकडाउन लग गए, हमारा शोरूम ही क्लोज था, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, सैलरी में पे कट है, तो कैसे हम अचीव कर पाते 10 करोड़ का टारगेट। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप किसी की भी परफॉर्मेंस मेजर करो तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर परफॉर्मेंस मेजर करना जो कंट्रोलेबल हो या अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल, इज दैट क्लियर? अदरवाइज आपका ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है वो किसी काम का नहीं रहेगा। लोगों को उस पर भरोसा ही नहीं रहेगा कि यार हमें बिना बात का माइनस मार्किंग मिलता है, उस गलती की हमें सजा मिलती है जो खता हमने की भी नहीं। इज दैट क्लियर? राइट। सो यू हैव टू कीप दिस फैक्टर्स इनटू माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग एनीबॉडीज परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे, है ना, उसके बाद हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल मेजर्स। क्या देखेंगे दोस्तों हम? कुछ फाइनेंशियल मेजर्स। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके पहली वाली जिंदगी में आपने कभी सुना हुआ है? रेसिडियल इनकम, हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर आपने एसएफएम पढ़ रखा है तो वहां पर ये नाम जरूर सुना होगा, राइट। सो ये क्या है? ये सब नॉन फाइनेंशियल है या फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल, राइट। और इसके बाद ये आपको जितने सारे मेजर्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है। खैर एक बात मैं आपको बता दूं, ये प्योर नॉन फाइनेंशियल नहीं है, मतलब इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट किसका रहेगा? फाइनेंशियल का रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट सेक्टर तो बहुत हुआ, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है, फॉर एग्जांपल एनजीओज हुए, ट्रस्ट हुए, तो क्या उनकी भी परफॉर्मेंस मेजर की जाती होंगी? की तो जाती होंगी। तो आखिर वहां पर कैसे परफॉर्मेंस मेजर की जाती होंगी? क्योंकि वहां पर तो आप ये क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन, राइट। वहां आखिर कैसे परफॉर्मेंस मेजर करते हैं? ये चैप्टर जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 20-20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर इन एससीएमपीई थ्योरी एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी कोई सा भी एक मॉडल आईसीआई उठा लेगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये परफॉर्मेंस पिरामिड उठा लिया एक अटेम्प्ट में,
और इस पर 20 नंबर का क्वेश्चन रख दिया और वो भी कंपलसरी में ही आया था, ठीक है, या बैलेंस स्कोर कार्ड उठा लिया, या फिर ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने ये 2-3 क्राइटेरियाज उठा लिए और इस पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिंट कर दिया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो यहां तक का पोर्शन कंप्लीट करना है। ओके, सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और आपने किस हद तक उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया, यह ट्रैक करना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखेंगे दोस्तों आखिर क्या परिभाषाएं लिखी हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द कलेक्शन, है ना यार, कलेक्शन, कलेक्शन के बाद क्या? समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग। उस सेल्समैन की हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कितना सेल करा उसने, टीवी सेल करा, आज 2 बजे एक टीवी सेल करा, शाम को 5 बजे एक टीवी सेल करा, कलेक्ट कर ली इंफॉर्मेशन। अब उसको क्या करेंगे? समराइज, कि दिन भर में कितनी टीवी या महीने भर में कितनी टीवीज आपने सेल करी, राइट, एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेयर इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर certain costs, revenues और assets of the firm। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 3 चीजें होती है, बोलो ना स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है? कलेक्शन होता है, समराइजेशन होता है और रिपोर्टिंग होती है, राइट। किस बात की रिपोर्टिंग होती है? जहां पर एक इंडिविजुअल मैनेजर को आपने अकाउंटेबल ठहराया हो, जिम्मेदार ठहराया हो, हाँ, हेल्ड अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल आप उसको किस किस चीज के लिए ठहरा सकते हो? फॉर सर्टेन रेवेन्यूज, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल्समैन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज। क्या सेल्समैन कॉस्ट इनकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? है सेल्समैन का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे मैनेजर्स जिनका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं, उनका सिर्फ किससे लेना देना है? कॉस्ट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो मैनेजर हो गया, राइट, प्रोडक्शन मैनेजर, इज दैट क्लियर? ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉस्ट। या फिर लेट अस से लॉजिस्टिक्स फंक्शन का जो मैनेजर हो गया, राइट, ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली फॉर कॉस्ट, नॉट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। कुछ ऐसे भी मैनेजर्स होंगे जिनको कॉस्ट से और रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं, दे आर फॉर द एसेट्स ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उनकी क्या जिम्मेदारी है? बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एसेट्स ऑफ द फर्म को अप एंड रनिंग कंडीशन में रखना है, हर बार बिल्डिंग की लाइफ बढ़ानी है, बिल्डिंग हाइजीन रहे, बिल्डिंग क्लीन रहे। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं हो रास्ते में चीजें पड़ी, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेट्स ऑफ द फर्म। या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ओके दोस्तों, क्या इतना आपने याद कर लिया? ये है CSR, ये है CRA, ये है CSR, ये है CRA, ये है CSR, ये है CRA। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? द इंफॉर्मेशन इज अबाउट द डिसीजन सेंटर्स। जो इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में है? डिसीजन सेंटर्स। मेरे हिसाब से तो जो सेल्समैन है ना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसीजन सेंटर है। पूछो क्यों या बताओ क्यों? क्योंकि सेल्समैन भी डिसीजन लेता है कि मुझे कितना डिस्काउंट देना है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट इसे देना है। फॉर एग्जांपल कोई सा प्रोडक्ट नहीं है या उसकी शॉर्टेज है, तो उस प्रोडक्ट की बुराई करके उसको दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करवाना कि अरे अभी ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, माना कि उसके पास नहीं है, राइट। सो दे सेल्समैन इज इन इटसेल्फ अ डिसीजन सेंटर। सो इंफॉर्मेशन इज अबाउट द डिसीजन सेंटर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कदम कदम पर बहुत सारे डिसीजन सेंटर्स हैं, राइट। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग। दोस्तों, 2 और दूसरे नाम आज आपको सीखने को मिले। एक क्या हो गया? प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, दूसरा क्या हो गया? एक्टिविटी अकाउंटिंग। दोस्तों, क्या आपको ये डेफिनेशन याद हो रही है? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का समय। ओके आप कह रहे हैं आपको डेफिनेशन याद होगी, तो हाँ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ financial information where an individual manager is held accountable for certain cost, revenue and assets of the firm, है ना। फिर उसके बाद क्या था? The information is about the decision centers throughout the organization
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग या फिर एक्टिविटी अकाउंटिंग, ठीक है। एक बात बताना, अगर आप एक सीए ऐसे ऑफिस में हो जहां पर आपको हर छोटी छोटी बात किससे पूछनी पड़ती है, अपने बॉस से पूछनी पड़ती है, राइट, तो फिर उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग चलेगा क्या? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डेलीगेट करी, राइट, तो आपको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, तो जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आप अपनी फॉर्म में इंस्टॉल करोगे कि मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी, बताओ क्या हुआ। अगर सारे ही डिसीजन कौन ले रहा है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ले रहा है, टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की कोई जरूरत नहीं। खैर पुराना जमाना था जहां पर आपको सारे आवेदन टॉप मैनेजमेंट को लगाने पड़ते थे और वो डिसीजन लेते थे। आज की तारीख में क्योंकि कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, तो आप सारे कंट्रोल्स कहां पर बिल्ड कर देते हो, कंप्यूटर्स के अंदर कंट्रोल्स बिल्ड कर लेते हो और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डेलीगेट कर देते हो। दूसरी बात, जो लोअर लेवल पर बंदा काम कर रहा है वो ज्यादा बेटर पोजीशन में रहता है, क्योंकि उसको रियल टाइम में पता रहता है कि ग्राउंड लेवल पर आखिर क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि डीमार्ट के बहुत सारे स्टोर्स हैं, है ना। अब डीमार्ट का दिल्ली में जो स्टोर है ना, उस लोकल व्यक्ति को पता होगा कि दिल्ली में आसपास क्या कोई दूसरे स्टोर भी ओपन हो रहे हैं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना है। वो जो टॉप मैनेजमेंट डीमार्ट का बैठा है उसको ये बात पता नहीं चलेगी, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दोस्तों सिर्फ कभी लगती है is apt where top management has delegated authority to make decisions. Is that clear? Okay. दूसरी बात, किसी को भी आप जज मतलब जज मत करो, ऐसा नहीं, किसी को भी आप जज कैसे करो, सिर्फ उन्हीं आइटम्स पर आप जज करो दोस्त विच आर अंडर हिज और हर कंट्रोल। जो मैंने नहीं आपको बताया था, सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स के बेसिस पर ही किसी को भी जज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों एक खास बात मुझे आपके साथ करनी है, वो ये है कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड और दूसरे होते हैं कौन से, डिसेंट्रलाइज्ड, है ना। क्या मुझे समझाने की जरूरत है कि सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? आप भी समझते हैं। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट। जो उसके नीचे वाले रहते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं और उन्हें ही हम डिसीजन सेंटर्स या डिसीजन पॉइंट्स बनाते हैं। अब वो लोग करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, उसकी खबर कौन रखता है? टॉप मैनेजमेंट, बाय इंप्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? ओके। कितनी शानदार बात लिखी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आखिर कैसा है, वो डिपेंड करता है आपने कितना डिग्री ऑफ डेलीगेशन किया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम डायरेक्टली किससे लिंक्ड है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से लिंक्ड है। ओके, हाँ, अब मुझे आपके साथ एक डिस्कशन और करना है कि आखिर क्या फायदे और क्या नुकसान है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के दोस्तों कुछ फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, है ना। तो आप अपने आप से सोचिए कि आखिर क्या एडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के। जैसे डिसीजन मेकिंग जो है वो लेट होगी या फास्ट हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, उसकी क्वालिटी घटिया हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी? क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति डिसीजन ले रहा है जिसको आपने ग्राउंड लेवल पर तैनात कर रखा है, राइट, जो डे इन डे आउट चीजों को देख रहा है। हाँ, और क्या फायदे हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के? वेरी गुड, जो टॉप मैनेजमेंट है अब वो छोटी छोटी इश्यूज से ऑक्यूपाइड नहीं होता है, नहीं तो हर छोटी चीज आप उनसे पूछोगे तो फिर वो दूसरे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के डिसीजन है उसके लिए उनके पास समय ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम लगा रखा है तो टॉप मैनेजमेंट फ्री हो जाता है और वो जिम्मेदारी किसके नाजुक कंधों पर आ जाती है? जो वहां पर लोकल लेवल पर मैनेजर्स अपॉइंटेड है। अच्छा, अब अगर आपने सामने वाले को बोला है कि आप ही को डिसीजन लेना है तो वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी महसूस करेगा, राइट, जिससे कि ही वुड फील एम्पावर्ड, ही वुड फील मोटिवेटेड। इज दैट क्लियर? हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे? वेरी गुड, हम अपॉर्चुनिटीज भी सही समय पर ग्रैब कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबल ग्रोथ में भी यह वाला स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके। क्या डिसएडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के? कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे,
कंट्रोल कम रहेगा टॉप मैनेजमेंट का क्योंकि आपने अथॉरिटीज डेलीगेट कर दी। अच्छा, गोल इनकॉन्ग्रुएंस के अब चांसेस हैं, हो सकता है कि वो जो बंदा हो डिविजनल फायदे में जो चीज हो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में ना हो। फॉर एग्जांपल एक है डिवीजन ए के, एक है डिवीजन बी। डिवीजन ए वो प्रोडक्ट बनाता है जो डिवीजन बी को जरूरत है, लेकिन डिवीजन बी कहता है नहीं मैं तो ये बाहर से खरीदूं, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में क्या है कि ए ही किसको सप्लाई करे, बी को सप्लाई करे। इज दैट क्लियर, राइट? तो एक तो ये नुकसान हो गया कि हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अब गोल कॉन्ग्रुएंस हो। इज दैट क्लियर? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपने अलग अलग लोगों को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी तो वो लोग उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल को इंटरेस्ट को क्षति पहुंचा सकते हैं। और कोई सा आपको लगता है डिसएडवांटेज? हाँ, हो सकता है कि वो जो लोअर लेवल पर बंदा काम कर रहा हो उसमें लैक ऑफ स्किल्स हो जजमेंट लेने की। इज दैट क्लियर? और जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास एक ब्रॉडर पिक्चर हो, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो ग्लोबल लेवल पर चीजों को देखता है कि किस डायरेक्शन में जा रही, जो शायद जो नीचे वाला बंदा है वो नहीं देख पाए। इज दैट क्लियर? दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब हम यहां पर सीखने जा रहे हैं किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखना चाह रहे हैं। हम यहां पर पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके। वो जो हमने सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड देखा था ना, वो तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, राइट? लेकिन यहां पर अब हम डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज में भी बहुत सारी चीजें होती है, सेंट्रलाइज के अंदर भी चीजें होती है, राइट? सर हम तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ना चाह रहे थे, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहां से पिक्चर में आ गया? पिक्चर में आएगा क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जैसा स्ट्रक्चर है फिर वैसे परफॉर्मेंस मेजर्स आपको वहां पर लेकर आने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यू आर ऑपरेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। लेट अस से कि आपने एक मैनेजर को होल्ड किया है रिस्पॉन्सिबल कि आप सेल्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप कॉस्ट इनकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना? हम आपकी परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के बेसिस पर इवैल्यूएट करेंगे। हम आपकी परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई परसेंटेज के बेसिस पर इवैल्यूएट करेंगे। बताइए कि तरीका सही या तरीका गलत है? तरीका गलत है, क्योंकि आपने उसको जिम्मेदार सिर्फ रेवेन्यू के लिए करा और कॉस्ट के लिए करा। क्या आपने उसको इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया? नहीं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सा भी डिसीजन हो तो उसको कहां जाना पड़ रहा है? टॉप मैनेजमेंट के पास। अब मान लो कोई जरूरी इन्वेस्टमेंट है, वो टॉप मैनेजमेंट के पास गया लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया। क्या हम आप इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो आरओआई परसेंटेज के लिए? नहीं। तो आपने कितना डिग्री ऑफ डेलीगेशन कर रखा है, अकॉर्डिंगली आपकी परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी और फिर उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अभी परफॉर्मेंस मेजरमेंट से दोस्तों हम 2 कदम दूर है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में, और तब जाकर हम कहां पहुंचेंगे? परफॉर्मेंस मेजरमेंट की शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आखिर मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आउटलाइंस दी रोल्स, द वे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अलोकेटेड। यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखकर ही आप समझ जाओगे कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि यहां पर इस तरीके से अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेट की गई होंगी। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोस्तों हमारे सिलेबस में कितने तरह के कवर्ड है? 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कवर्ड है। सबसे पहला कौन सा हो गया? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा हो गया? फंक्शनल। तीसरा हो गया है डिविजनल और चौथा हो गया है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहला कौन सा है? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। ओके, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, डॉक्टर साहब पेशेंट देखते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, और वहां पर उनका एक सपोर्ट स्टाफ है और बाहर क्लिनिक में रिसेप्शन पर एक बंदा बैठा हुआ है, राइट? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज दैट? फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स और एंटरप्रेन्योरल? राइट? एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पर मेनली जो ओनर होता है ना, वो ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहा है। अगर ओनर नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, राइट?
अब यहाँ पर जो ओनर है उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स है जिसकी वजह से कि वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल आपके सीए का ऑफिस, वहां पर मेन जो ड्राइवर है वो कौन है? हमारे प्रिंसिपल, हमारे बॉस। इज दैट क्लियर? है ना, मेन सारी चीजें उन्हीं पर ही टिकी हुई है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कि वो व्यक्ति की स्पेशलाइज्ड स्किल्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव हो रही है एंटरप्रेन्योर की, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। या फिर यहां पर हम कोचिंग क्लास का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट? कि उस व्यक्ति की स्पेशलाइज्ड स्किल्स की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है। इज दैट क्लियर? ओके। यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के काम का है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन 2, 5, 10, 20, 25, 50 एम्प्लॉइज, दैट्स इट, राइट? ओके। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको या तो फंक्शनल में जाना पड़ेगा, या डिविजनल, या फिर मैट्रिक्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट अस से आप कहीं पर ऑडिट पर गए और वहां पर 150 एम्प्लॉइज का स्टाफ है। लेट अस से कि ये है एक आईटी कंपनी, और आईटी कंपनी में एक तो उनका इंजीनियर्स वाला डिवीजन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वाला डिवीजन हो गया, है ना? फिर वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी 2-3 बंदे बैठे होंगे। फिर वहां पर हार्डवेयर सपोर्ट में भी 10 बंदे बैठे हुए होंगे। फिर वहां पर मेंटेनेंस वाले कुछ क्लीनिंग स्टाफ और ऑपरेशनल मेंटेनेंस वाले कुछ 5 बंदे होंगे, राइट? ओके। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने जो डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन किया है वो कैसा किया है? बेस्ड ऑन द फंक्शंस दैट दिस डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग, ठीक है? तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिवीजन इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अकाउंट्स फंक्शन है वो अकाउंटिंग कर रहा है। हो सकता है ट्रेजरी और फाइनेंस फंक्शन हो, जो कि जो फॉरेन करेंसी रेमिटेंसेस आ रहे हैं उनको कब कन्वर्ट करवाना, escrow अकाउंट में होल्ड करना, सॉरी आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकाउंट्स के अंदर कब तक होल्ड करना, ये सारी इंफॉर्मेशन वो लोग रखते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, राइट? कभी कभी किया आपने ऑडिट और उसमें देखा है देयर इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द डिपार्टमेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, ठीक है? ओके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा लिखा? डिविजनल, राइट? डिविजनल यानी कि अब 500 लोगों की कंपनी नहीं, अब और ज्यादा बड़ी कंपनी हो गई है, राइट? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स, मैं टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाटा स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइटन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाटा एलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? मैं बात किसकी कर रहा हूं? टाटा सन्स। दोस्तों टीसीएस भी टाटा ग्रुप का पार्ट है, टाटा स्टील भी टाटा ग्रुप का पार्ट है, टाटा मोटर्स भी उन्हीं का पार्ट है, बहुत सारे उनके बिजनेसेस है, राइट? ओके। अब जो वो लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगाएंगे वो मालूम है कौन सा होगा? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। या रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस रिटेल है, रिलायंस टेलीकॉम है, ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल्स है, बहुत सारे डिविजन्स हैं, राइट? तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिविजन्स बनाती है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस आर दे डूइंग। और फिर टाटा सन्स के अंदर जो टाटा स्टील है ना उसके अंदर फिर से बहुत सारे फंक्शंस होंगे। इज दैट क्लियर? यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बेस्ड ऑन फंक्शंस नहीं है बल्कि बेस्ड ऑन ज्योग्राफीज इन विच दे आर ऑपरेटिंग, या फिर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स इन विच दे आर ऑपरेटिंग। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शन हो दैट कट्स अक्रॉस ऑल द डिविजन्स। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रिलायंस रिटेल भी चला रहा है और टेलीकॉम भी चला रहा है और ऑयल रिफाइनरी भी चला रहा है, तो हो सकता है उनका अकाउंटिंग का फंक्शन एक ही हो। इज दैट क्लियर? जो सबकी अकाउंटिंग करता है और आपस में सारे डिविजन्स का तालमेल बिठाकर रखता है, राइट? सो देयर कुड बी सर्टेन फंक्शंस दैट कट्स अक्रॉस द डिविजन्स, है ना? ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ज्यादा हायर लेवल ऑफ डेलीगेशन हो गया, ज्यादा डीपर लेवल ऑफ डेलीगेशन हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शनल में तो आप सिर्फ उस फंक्शन के लिए जिम्मेदार हो, दैट्स इट। लेकिन डिविजनल मैनेजर जो है वो तो पूरी की पूरी उस डिवीजन को रन करने के लिए, यानी उसकी कॉस्ट से लेकर उसके रेवेन्यू से लेकर उसके इन्वेस्टमेंट से लेकर उसके प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट? फिर मैट्रिक्स एक और स्ट्रक्चर होता है जो अभी हम आगे जाकर देखेंगे। ये तीन आए आपको ब्रॉडली समझ में। देखेंगे यहां पर एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है। यहां पर दोस्तों जो ओनर होता है ना उसके दम पर ही सारी चीजें चलती, बिकॉज ओनर इज हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? तो आप यहां पर चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल कुड बी
डॉक्टर्स क्लिनिक या फिर सीए प्रैक्टिस, है ना। मैं सीए कोचिंग यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो सबसे आखिरी में आएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में। तो अच्छा, यहाँ पर जो ओनर बंदा है ना, उसके डबल रोल होते हैं। क्या डबल रोल होते हैं? मतलब वो ओनर भी होता है और वही मैनेजर भी होता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब आपने कंपनीज पहली बार पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कंपनीज के केस में ओनर अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। आईटीसी के ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स, बट आईटीसी का मैनेजमेंट इज डिफरेंट। लेकिन एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वही ओनर है, तुम ही ओनर हो और तुम ही मैनेजर हो। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। इसके बाद क्या है? functional organizational structure. Functional organizational structure, when a business departmentalizes according to basic business functions such as, कौन कौन से functions आ गए? प्रोडक्शन आ गया, ऑपरेशंस आ गया, मार्केटिंग आ गया, फाइनेंस आ गया। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, आखिर इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या हैं? लो कॉस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस आर अमंग एडवांटेजेस। ठीक है, यहां पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारी कम हो जाती है क्योंकि हमने ग्रुप बना दिए हैं बेस्ड ऑन कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम हो तो वहां जाना, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम हो तो वहां जाना। ऐसा करने से उस फाइनेंस फंक्शन का जो स्टाफ है उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है अमंग द फंक्शनल मैनेजर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर वाला जो डिवीजन है वो कहेगा कि मैंने हार्डवेयर नहीं लगाऊंगा, नहीं तो मेरा जो बजट है मैं उससे एक्सीड कर जाऊंगा, कंपनी ने जो बजट दे रखा है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डिवीजन वाला है वो कहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं अगर आपने हार्डवेयर प्रॉपर नहीं रखा। सो देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या हो गया इसका मेजर शॉर्टकमिंग। हाँ जी, तो दोस्तों डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे समझाइए कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है? वेयर अ बिजनेस departmentalizes the organization based on basic functions such as production and operations, marketing and finance, है ना। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस आर अमंग दी एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेज क्या है इसमें? शॉर्टकमिंग्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर डिसएडवांटेज है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये किसके लिए अप्रोप्रिएट है? स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए अप्रोप्रिएट है। मतलब 100-150 लोगों की कंपनी जब तक चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऐसी कंपनीज जो बहुत ही स्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रही है, राइट, और कुछ ही प्रोडक्ट्स और लोकेशंस पर वो काम कर रही। अगर आप बहुत सारी लोकेशंस और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट वाइज फिर जाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी। जैसे आईटीसी नाम की कंपनी तो एफएमसीजी बिजनेस कोई और मैनेजर संभाल रहा होगा, सिगरेट्स बिजनेस कोई और मैनेजर संभाल रहा होगा, स्टेशनरी भी तो बनाता है आईटीसी, जो क्लासमेट की आप कॉपी खरीदते हो, राइट। ओके, तो उसके लिए कोई अलग बंदा होगा जो कि जिम्मेदार होगा। तो फिर उस केस में फंक्शनल नहीं चलेगा, फिर उस केस में कहां जाना पड़ेगा? डिविजनल पर जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वर्सेस डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले, कहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की हद ज्यादा होगी? डिविजनल में। यहां पर तो फंक्शनल में यूजुअली जो टॉप मैनेजमेंट है वो हर फंक्शन को देखता रहेगा और हर फंक्शन से कहेगा कुछ भी अगर इस लेवल से ऊपर आए तो आप मुझसे पूछना, राइट। तो यहां पर जो यूजुअली डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा? सेंट्रल मैनेजमेंट यहां पर डिसीजंस लेगा। और इसी वजह से जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं दे हैव फार लेस इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर? ओके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो क्या? ये देखो, ऐसा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां पर दोस्तों एक बड़े से एसी कैबिन के अंदर कौन बैठा होंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए होंगे और नीचे एक काफी सारे फंक्शनल मैनेजर्स। देखो ना, इनके नाम से ही पता चल रहा है। ही इज अ प्रोडक्शन मैनेजर, हिज फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स। ही इज अ मार्केटिंग मैनेजर टू मार्केट द गुड्स। फाइनेंस एंड एडमिन मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। अच्छा, हर मैनेजर के अंदर भी और दूसरे फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर में से एक बोलेगा कि आप स्केड्यूलिंग के लिए जिम्मेदार हो, एक बोलेगा आप मशीन मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हो, एक बोलेगा कि आप लेबर के लिए जिम्मेदार हो कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। सो देयर कुड बी सब फंक्शनल मैनेजर्स। ये भी अपने आप में फंक्शनल मैनेजर है, ये भी फंक्शन है, और फंक्शन के भी सब फंक्शंस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अरे ये सब क्या लिखा है?
ICCC RCCC, हाँ, CC का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर। जैसे कि देखो ना, फाइनेंस एंड एडमिन रेवेन्यू जनरेट करता है क्या, नो, दे आर कॉस्ट सेंटर। परचेज मैनेजर रेवेन्यू जनरेट करता है क्या, ही इज अगेन अ कॉस्ट सेंटर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अगेन अ कॉस्ट सेंटर। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर भी क्या है, कॉस्ट सेंटर, राइट। तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी सब कैसे होंगे, कॉस्ट सेंटर्स, राइट। लेकिन ये बंदा कौन है, हाँ, रेवेन्यू सेंटर, इज दैट क्लियर। और ये आईसी मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर यानी उसके अंदर तीन चीजें आ जाएंगी, कॉस्ट आएगा और रेवेन्यू आएगा, जिससे क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। एंड ही वुड आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम किसके बारे में, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी हम यहां पर हम फंक्शंस की बात करेंगे या प्रोडक्ट वाइज ज्योग्राफी वाइज हम डिविजन्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट वाइज और ज्योग्राफी वाइज डिविजन्स की बात करेंगे, राइट। यहां पर जो डिविजन्स होते हैं ना, दे ऑपरेट ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली यानी समझते हो, फ्री है बिल्कुल, राइट, बेरोक टोक वो लोग काम करते हैं, ठीक है। हम उन्हें चाहें तो कभी कभी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। वैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक अलग चीज है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट किसी को कभी कभी कहते हैं जब वो कैपेबल हो टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कोई बंधन नहीं है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा है तो फिर उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं कहेंगे, उसे हम सिर्फ डिवीजन कह सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, यहां पर डिविजन्स कैसे बनाए जाएंगे, या तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरियाज, कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का डिवीजन ये रहा, हमारा कनाडा डिवीजन ये रहा, इन सो ऑन, राइट। या फिर मार्केट्स के बेसिस पर, या फिर प्रोडक्ट्स के बेसिस पर और सर्विसेज के बेसिस। मार्केट्स के बेसिस पर का मतलब है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स आए वो ये देखेगा, प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स आए वो ये देखेगा, राइट, प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड सर्विसेज से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, क्या लिखा है, इन डिविजनल स्ट्रक्चर टू सम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग हॉरिजॉन्टली थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशनल। डिविजनल स्ट्रक्चर भी है ना, तो भी कुछ फंक्शंस वहां पर हो सकते हैं, और वो ऐसे फंक्शन होंगे जो कि अक्रॉस द डिविजन्स काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है ना, एक पेरोल फंक्शन कॉमन हो, पेरोल फंक्शन कॉमन हो। ये फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझो कि आईटीसी नाम की कंपनी है, आईटीसी के अंदर एफएमसीजी डिवीजन है, एफएमसीजी के अंदर वो काफी सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, है ना। अब हो सकता है हम हर प्रोडक्ट को भी एक डिवीजन मान ले, हम हर प्रोडक्ट को भी एक डिवीजन मान ले कि इनका यिप्पी नूडल्स एक प्रोडक्ट है तो ये एक डिवीजन हो गया। दूसरा लेट अस से बिंगोस, बिंगोस उनका ये क्या, मैड एंगल्स, मैड एंगल्स, हाँ, मैड एंगल्स भी अपने आप में एक डिवीजन हो गया। लेकिन इस पूरे एफएमसीजी का पेरोल का देखने वाला डिपार्टमेंट एक ही हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर देखेंगे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब तो हमेशा ही सबसे टॉप पर रहेंगे, एंड ही वुड बी एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। लेकिन खास बात यह है कि प्रोडक्ट एक्स के जो डिविजनल मैनेजर है वो भी क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर। यानी यिप्पी नूडल्स को कोई नई मशीन लगानी तो उनको सीईओ साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद डिसीजन लेगी क्या नई मशीन से बेहतर प्रोडक्शन होगा, फास्टर प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम लगेगी, ज्यादा क्वालिटी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अनदर प्रोडक्ट अनदर डिवीजन, थर्ड प्रोडक्ट थर्ड डिवीजन, ठीक है। और अब खास बात देखो कि उस डिवीजन के अंदर क्या आ जाएंगे, वेरियस फंक्शनल मैनेजर्स। यानी जो प्रोडक्ट एक्स के लिए जिम्मेदार है उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर भी काम करेगा, मार्केटिंग मैनेजर भी काम करेगा, और क्या था, फाइनेंस एंड एडमिन। फाइनेंस एंड एडमिन हो सकता है कि प्रोडक्ट वाइज नहीं हो और वो अक्रॉस हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो एक डिविजनल मैनेजर के अंदर वेरियस फंक्शनल मैनेजर्स काम करेंगे, एंड दिस फंक्शनल मैनेजर्स कुड बी कॉस्ट सेंटर्स और दे कुड बी रेवेन्यू सेंटर्स। ऐसा भी हो सकता है कि हमने मार्केटिंग का फंक्शन कॉमन कर दिया कि मार्केटिंग हम एक जैसी करेंगे, आप तो बस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, राइट। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट सेंटर हो जाएंगे और इसके नीचे वाले सारे कौन हो जाएंगे, कॉस्ट सेंटर। लेकिन रेवेन्यू सेंटर अलग से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कि रेवेन्यूज पर ध्यान देता है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हमने समझा किसके बारे में, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, राइट। टाटा मोटर्स को अगर आपसे पूछना है कि मिस्टर जी ये बताइए कि हम कैसे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, तो आप क्या कहेंगे, हे टाटा मोटर्स, आप लोग तो पैसेंजर कार्ड्स भी बनाते हो, आप लोग तो लग्जरी कार्ड्स भी बनाते हो, आप लोग तो पैसेंजर बसेस भी बनाते हो, आप लोग तो ट्रक्स भी बनाते हो, तो आपके जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है ये भी आपके डिविजन्स हो सकते हैं। पैसेंजर कार
अलग डिवीजन जिसमें इकोनॉमिक क्लास की कार्स आ जाती है, लग्जरी कार्स फॉर एग्जांपल जेगुआर इज पार्ट ऑफ टाटा मोटर्स, तो वो अपने आप में एक डिवीजन हो गया, इज दैट क्लियर? और इन डिविजन्स के नीचे भी सब डिविजन्स हो सकते हैं प्रोडक्ट वाइज की, टाटा की जो फॉर एग्जांपल नेक्सॉन टाटा की है ना, हाँ, तो नेक्सॉन है तो वो अपने आप में एक सेपरेट प्रोडक्ट है, तो वो भी अपने आप में एक डिवीजन हो गया, फिर उसके अंदर भी, उस प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्शन हो गया, उसके अंदर मार्केटिंग हो गया एंड सो ऑन, इज दैट क्लियर? तो जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिविजन्स को बना देते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों, देखा जाए तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो आपने किस मुकाम को हासिल कर लिया? डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? यहां पर ऑटोनॉमी कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, राइट? यहां पर मैनेजर्स देखना किन किन तरह के डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस ऑन सोर्स ऑफ सप्लाई कि हम कहां से खरीदेंगे, एंड चॉइस ऑफ मार्केट्स की हम कहां पर बेचेंगे, एंड मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की हम कौन सा प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी खरीदेंगे। यानी यार अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर बना रहे हो तो वो रेवेन्यू के लिए भी जिम्मेदार होगा, वो कॉस्ट के लिए भी जिम्मेदार होगा, एज वेल एज वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जिम्मेदार होगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसको सूट होता है, राइट? ऐसी कंपनीज को सूट होता है जो कि ग्रोइंग कंपनीज एंड विच आर डाइवर्सिफाइंग। इज दैट क्लियर? जो मल्टीपल बिजनेसेस कर रही हो, ठीक है? ओके अब दोस्तों, ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसके भी कुछ फायदे और इसके भी कुछ नुकसान है ना? हो सकता है आपस में डिविजन्स का क्लैश हो जाए, हो सकता है कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि टाटाज में हो सकता है ना कि एक प्रोडक्ट के लिए एक जिम्मेदार है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दो जिम्मेदार है, तो आपस में उनमें कॉम्पिटिशन हो जाए, राइट? तो ये इसका नुकसान है। लेकिन फायदे हैं कि ज्यादा डिग्री ऑफ डेलीगेशन आपने कर रखा है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो वो उन लोगों को मोटिवेशन और एम्पावरमेंट ज्यादा रहेगा परफॉर्म करने का, ठीक है? ओके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है? इतना शानदार स्ट्रक्चर है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये स्ट्रक्चर समझने के लिए कल्पना करो एक आईटी कंपनी की, लड़े से इन्फोसिस की, है ना? आपने इन्फोसिस में अगर आपका भी कोई फ्रेंड या फ्रेंड के बड़े भैया काम करते होंगे तो भैया प्रोजेक्ट पर है, किस पर है? प्रोजेक्ट पर, राइट? So there is a project A, there is a project B, there is a project C, and there are so many projects that are running at the same time in Infosys. कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके। ओके एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही तरह का टैलेंट लगता है या अलग अलग तरह का टैलेंट लगता है? अलग अलग तरह का टैलेंट लगता है, राइट? उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस वाले का भी टैलेंट लगेगा जो कि कस्टमर से या क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें देखेगा कितने इंजीनियर्स लगेंगे, उन इंजीनियर्स की सैलरी क्या है, कॉस्ट क्या बैठेगी, कितना समय लगेगा करने में, कितना रेवेन्यू मिलेगा, एक्सचेंज रेट आखिर क्या है, कब कब हम उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि आप इस तरीके से पेमेंट करेंगे, फाइनेंस का भी स्टाफ लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ लगेंगे, या फिर अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्विस स्टाफ लगेंगे, राइट? सेल्स स्टाफ भी लग सकता है, मार्केटिंग स्टाफ जो कि उसी क्लाइंट की और दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी देखे कि इसको और कहां कहां पर रिक्वायरमेंट है तो उसको और पिच करे कि हम इसके अलावा ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस सर्विस। इज दैट क्लियर? तो एक प्रोजेक्ट टीम के अंदर दोस्तों काफी सारा स्टाफ होता है क्या? हाँ, वो जो सारा स्टाफ है वो किसको रिपोर्ट करेगा? उस प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, है ना? ओके और ये जो सारे फाइनेंस के स्टाफ है जो अलग अलग प्रोजेक्ट में हमने डिप्लॉय कर रखे हैं वो किसको भी रिपोर्ट करेंगे? जो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस होगा उसको भी रिपोर्ट करेंगे। सारे जो सेल्स के स्टाफ हमने अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलोकेट कर रखे हैं वो फाइनली किसको भी रिपोर्ट करेंगे? जो सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी रिपोर्ट करेंगे, राइट? सो इट इज गिविंग यू फील लाइक कि एक जो बंदा है वो उसका एक रिपोर्टिंग मैनेजर है या दो रिपोर्टिंग मैनेजर? दो रिपोर्टिंग मैनेजर है। एक बंदा अपने इमीडिएट जिस प्रोजेक्ट पर अलोकेटेड है उस प्रोजेक्ट मैनेजर को तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनेंस का बंदा है तो वीपी फाइनेंस को भी रिपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके एंड हेंस दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये मैट्रिक्स जैसा बन रहा है यहाँ पर, है ना? जिसमें यहाँ पर भी जो मैनेजर्स है वो बैठे हुए और ऊपर भी मैनेजर्स बैठे हुए। जो मैनेजर्स ऊपर बैठे हैं दे आर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर सिर्फ प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। इज दैट क्लियर? सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फायदा है क्या है कि ये जो स्टाफ है ना किसी को भी बना नहीं सकता है। मतलब क्या होता है कि अगर सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है और उसके यहाँ पर इतना सारा स्टाफ है तो वो उन पर उतना डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं असर्ट कर पाएगा क्योंकि वो सब अलग अलग प्रोजेक्ट में लगे हुए। तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देगा? देयर आर 500 प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन, राइट? ओके
तो हो सकता है रिपोर्टिंग में वो किसको बना दे, इसको बना दे। अगर आपने इनको नहीं रखा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है यहां पर जिसको 20 साल का आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस है, पर ये बंदा कौन है, फाइनेंस वाला बंदा, ये इस पर उतना सारा कंट्रोल नहीं लगा पाएगा जितना एक वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस जो ये बना बैठा है 20 साल पुराना वो लगा पाएगा। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लोजली बॉन्ड करके रखता है एम्प्लॉइज को और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी काफी क्विक हो जाती है, इज दैट क्लियर, क्योंकि हर अलग अलग कैटेगरी का स्टाफ वहां पर है। अच्छा, एक और फायदा इससे क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है, यानी एक टीम के अंदर सिर्फ एक ही तरह का टैलेंट है, मल्टीपल टैलेंट है, वहां पर मल्टीपल टैलेंट है, जिससे कि क्रॉस फंक्शनल टीम से उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यानी ये अपने आप में एक कंपनी है। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर देखेंगे दोस्तों मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हम यहां पर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी स्टाफ है वो किसको रिपोर्ट करता है, दो लोगों को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है, एक तो उनके फंक्शनल लीड यानी वाइस प्रेसिडेंट, और दूसरा किसको रिपोर्ट करता है, जो प्रोजेक्ट लीड है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है। इज दैट क्लियर? ओके, यहां का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मालूम क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस फंक्शनल स्किल्स। इज दैट क्लियर? दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। लेकिन यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, इसको ये भी खींचेगा और इसको ये भी खींचेगा। सो देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वीपी बोलता है 1 बजे मैंने मीटिंग रखी है, और प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है 1 बजे तो मैंने भी मीटिंग रखी, और ये जो बंदा है ये कंफ्यूज है। सो देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोस्तों हमने पढ़ लिए। 1 मिनट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पहले क्या पढ़ लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी सिंपल लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी अकाउंटिंग करना, यानी उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, समराइज करना और रिपोर्ट करना। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, हमने देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम एक इंडिविजुअल मैनेजर की परफॉर्मेंस को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और इसके प्रॉफिटेबिलिटी काउंटिंग और एक्टिविटी काउंटिंग भी यहाँ पर नाम होते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था कि 2 तरह के ब्रॉड स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज और होता है दूसरा डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज आज के जमाने में ज्यादा काम का है, राइट। फिर हमने कहा नहीं, अब चलो डिटेल में ही पढ़ लो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स, है ना। और इन चारों तरह के स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ा, राइट। दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर के हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे कि यहाँ पे लो कॉस्ट लगती है, कम कॉस्ट लगती है, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस हो जाता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये सारी हमने क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अब पता चल गया है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, लेट अस से डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको किसी की भी परफॉर्मेंस मेजर करो उससे पहले यह बताना पड़ेगा कि आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन सा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेकर है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट को लेकर है, तो इसकी परफॉर्मेंस फिर वैसे मेजर करना। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यूज को लेकर है, तो फिर इसकी परफॉर्मेंस वैसे मेजर करना। नहीं नहीं, ये बंदा तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जिम्मेदार है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस वैसे मेजर करना, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Third step is to measure the performance. But before you start measuring the performance, you must know that for which thing that particular person is responsible. Is he responsible for revenue, cost, investments or whatever, right? तो अब second step क्या होती है, responsibility centers identify करना, ठीक है, okay. हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अब हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दोस्तों 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, नाम तो सुना होगा कॉस्ट सेंटर्स, है ना, ओके। कॉस्ट सेंटर यानी ऑर्गेनाइजेशन का वह एरिया, एन एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉस्ट इज इनकर्ड। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, रेवेन्यू सेंटर, समझाने की जरूरत ही नहीं, ये फाइनल में होना सब। थर्ड क्या है दोस्तों, प्रॉफिट सेंटर्स, है ना। और चौथा क्या हो गया यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। तो 4 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको नाम समझाने की जरूरत है, अपने आप में नाम ही काफी है, ओके। देखते हैं दोस्तों आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन assigned to a manager
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या एक जगह है, इज अ स्पेसिफिक यूनिट और इज अ स्पेसिफिक एरिया दैट इज असाइंड टू अ मैनेजर हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज। वो दो चीजों के लिए जिम्मेदार है, एक तो उस सेंटर के ऑपरेशन के लिए यानी डे टू डे ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है, दूसरा उस सेंटर के रिसोर्सेज के लिए भी वही जिम्मेदार है। रिसोर्सेज यानी जो एसेट्स है या फिर जो मैन पावर वहां पर है, इज दैट क्लियर, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन रिसोर्सेज, राइट, उसके लिए भी वो व्यक्ति जिम्मेदार है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की दोस्तों परिभाषा क्या है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ, एक मिनट प्लीज, ये मालूम है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पता होने के नंबर नहीं है, उनको बताने के नंबर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, बाकी तो समझ में आ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज असाइंड टू अ मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दो चीजें, फॉर ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेस, राइट। तो दोस्तों यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक स्पेसिफिक यूनिट है assigned to a manager who is held responsible for its operations and resources, ठीक है। To enhance the application of responsibility accounting, क्यों responsibility center define करना जरूरी, तभी तो जाकर आप responsibility accounting कर पाएंगे, is that clear? We attach a level of responsibility, हम उसके ऊपर कुछ responsibilities attach करते हैं, right, and designate as either a cost profit revenue or investment center। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्यों डिफाइन करना जरूरी, ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लगा पाए, और फिर उसके ऊपर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच करते हैं और फिर उसको नाम दे देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम है कॉस्ट सेंटर। तुम कौन बन गए? कॉस्ट सेंटर। तुम बन गए रेवेन्यू सेंटर, तुम बन गए प्रॉफिट सेंटर, और तुम बन गए इन्वेस्टमेंट सेंटर। अपने जनरल नॉलेज से बताइए दोस्तों, लेट अस से कि मारुति सुजुकी नाम की कंपनी, और इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है पेंट डिपार्टमेंट, पेंट्स डिपार्टमेंट। पेंट डिपार्टमेंट यानी कि जो कार के ऊपर पेंट करता है, राइट। व्हाट काइंड ऑफ सेंटर इज इट गोइंग टू बी? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर? कॉस्ट सेंटर, बिकॉज पेंट डिपार्टमेंट मेनली कॉस्ट इनकर करने के लिए जिम्मेदार है, अब वो रेवेन्यूज के लिए तो जिम्मेदार ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड, लेट अस एक एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस, और उसने एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक ऑफिस ओपन कर रखा है जहां पर लोग आकर बुकिंग्स करवा सके। व्हाट काइंड ऑफ सेंटर इज दैट? दैट इज रेवेन्यू सेंटर, क्योंकि बुकिंग्स यानी कि आपको क्या करना है? रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको टिकट ज्यादा से ज्यादा सेल करने हैं, इज दैट क्लियर? सो दैट इज अ रेवेन्यू सेंटर, इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन अगर आप रेवेन्यू के लिए भी जिम्मेदार हो और कॉस्ट के लिए भी जिम्मेदार हो, आप रेवेन्यू के लिए भी जिम्मेदार हो एज वेल एज कॉस्ट के लिए भी जिम्मेदार हो, देन यू बिकम व्हाट? प्रॉफिट सेंटर, इज दैट क्लियर? पर इस केस में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, उनकी अर्जी, आप उनको अर्जी लगानी पड़ेगी, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का भी आप ही देख रहे हो, देन यू बिकम व्हाट? इन्वेस्टमेंट सेंटर, इज दैट क्लियर? ओके। सो कॉस्ट सेंटर यानी कि क्या? कॉस्ट सेंटर्स आर, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो कोई सा भी, प्रॉफिट सेंटर भी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, राइट। तो अपने को लिखने को मिल गया ना, कॉस्ट सेंटर्स आर responsibility centers where the manager has control over the cost, where the manager has control over the cost. What does it implies? That he does not have control over revenue, he does not have control over investments, is that clear? Okay. अदर देन दोज ऑफ कैपिटल नेचर, क्योंकि अगर कैपिटल नेचर की कॉस्ट पर भी आपका कंट्रोल है तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट बन जाओगे, इज दैट क्लियर? तो यहां पर यू हैव कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, सो कॉस्ट सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स वेयर द मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, इज दैट क्लियर? दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वो पेंट डिपार्टमेंट वाला एग्जाम्पल हो गया इन एन ऑटोमोबाइल फॉर्म, ठीक है। हाँ जी, इस बंदे की परफॉर्मेंस जब मेजर की जाएगी तो कैसे की जाएगी? अपने जनरल नॉलेज से बताइए। अरे प्रॉफिट तो इस बार गिर गया, तुम जिम्मेदार हो क्या? ये जिम्मेदार है? नहीं। इसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हो कैसे देखेंगे कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी वर्सेस कितनी लगी, यानी वेरिएंसेस की, कॉस्ट वेरिएंसेस के बेसिस पर इसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएंगी, ठीक है। ओके, तो जो इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी ना, उसके अंदर मेनली क्या आएंगे? कॉस्ट वेरिएंसेस आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो गया? अच्छा, कॉस्ट सेंटर्स जो हैं वो कॉस्ट कंट्रोल करेंगे क्या? बोलो, कॉस्ट रिडक्शन भी करेंगे क्या? हाँ, राइट। तो कॉस्ट सेंटर्स जो हैं
वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी जिम्मेदार होते हैं एज वेल एज कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ गया दोस्तों रेवेन्यू सेंटर्स। रेवेन्यू सेंटर भी क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होंगे, जहां पर मैनेजर कॉस्ट के लिए जिम्मेदार होगा, रेवेन्यू जनरेशन के लिए जिम्मेदार होगा। रेवेन्यू जनरेशन यानी ही हैज गॉट अ कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, राइट? सो रेवेन्यू सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स where the manager has control over the generation of revenue, right? बंदा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिम्मेदार होगा, राइट? जैसे कि इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? बुकिंग काउंटर ऑफ एनी एयरलाइंस कंपनी, या फिर रेलवेज का बुकिंग काउंटर। इज दैट क्लियर? रेलवेज का बुकिंग काउंटर क्या होगा? बस टिकट्स का बुकिंग काउंटर क्या होगा? ठीक है, ओके। इसके बाद दोस्तों, अच्छा यहां पर जो परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी वो कैसे की जाएगी? बेस्ड ऑन सेल्स वेरिएंसेस, कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना था, कितना किया। थर्ड हो गए दोस्तों कौन से? प्रॉफिट सेंटर्स भी क्या है? आर दी responsibility centers where the manager of such center has a control over just cost, just sales, or both, right? Has control on both क्या? revenue as well as cost। लेकिन यार एक बात ध्यान रखना, उन वाली कॉस्ट पर बेचारे का कंट्रोल नहीं होगा। कौन सी वाली कॉस्ट पर? जो कैपिटल नेचर की, क्योंकि जिस दिन उस पर भी कंट्रोल हो गया है ना, वो क्या बन जाएगा बड़ा होके? इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कैंटीन फैसिलिटी हमने चला रखी है, राइट? अगर आईटी कंपनी है, लेट्स से इन्फोसिस, और वहां पर कैंटीन फैसिलिटी, तो कैंटीन वाले क्या करते हैं? कॉस्ट इनकर करते हैं। डू यू एग्री? यस। साथ ही साथ कैंटीन फ्री में खिलाते हैं या कुछ पैसा लेते हैं? कुछ पैसा लेते हैं। इज दैट क्लियर? नहीं, इंसान घर पे खाना खा के भी नहीं आया और जाके भी नहीं खाया। तो बेसिकली कैंटीन कैसे रहते हैं? टिकट प्राइस उनका रहता है, राइट? सो कैंटीन अपने आप में क्या हो जाएगा? एक प्रॉफिट सेंटर हुआ, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यूज एज वेल एज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया कैंटीन, है ना। अब इसके बाद यहां पर ध्यान रखना कि जो परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी वो कैसे की जाएगी? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, यानी बेस्ड ऑन प्रॉफिट वेरिएंसेस की कितना प्रॉफिट कमाना था और कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी कि इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग का यहां पर इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज यू आर अ प्रॉफिट सेंटर, सो यू आर गोइंग टू इनकर द कॉस्ट। और अगर आप इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या ट्रांसफर प्राइस है उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगी। तो इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स। इसके बाद दोस्तों कौन सा है? इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स भी क्या है? आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, लिखने को आ गया है ना। वेयर द मैनेजर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट जस्ट रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, लेकिन किस पर भी उसकी जिम्मेदारी आ जाती है बंदे की? बट ऑल्सो दी एसेट्स, राइट? ओके, बट ऑल्सो दी एसेट्स। यहां पर जो परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, आप समझ रहे हो क्या कि कैसे परफॉर्मेंस यहां पर मेजर की जाएगी? क्या यहां पर बोलेंगे कि इतना प्रॉफिट कमाना था, इतना प्रॉफिट कमाया? नहीं, यहां पर बातें कैसी होंगी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडियल इनकम, और एक और क्या है? ईवीए, यानी कि क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आगे जाकर पढ़ेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है ना, इनको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कह सकते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखना कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट उसी को कहते हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लायक हो। इज दैट क्लियर? ओके, देखो क्या लिखा है, माइंड इट, ईच डिवीजन इज नॉट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हर डिवीजन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं होता। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी वो जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑपरेट करता हो, राइट? फॉर बीइंग एसबीयू कैपेबिलिटीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इन आइसोलेशन आर एसेंशियल, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद ओके, आईसीआई ने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि हो सकता है कि कोई पहले कॉस्ट सेंटर हो और फिर वो हो सकता है थोड़े समय में प्रॉफिट सेंटर बन जाए। क्या कोई सेंटर अपना नेचर भी चेंज कर सकता है? कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज के अंदर फैकल्टीज हैं, तो फैकल्टीज क्या होंगी? कॉस्ट सेंटर, क्योंकि फैकल्टीज को कॉस्ट पे करनी पड़ती। लेकिन उन्हीं फैकल्टीज ने जाकर सेमिनार्स लेना शुरू कर दी जहां से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, और वो फैकल्टीज को डिसाइड करना है कि वो कहां कब जाकर सेमिनार ले। तो फिर नाउ इट विल बिकम व्हाट? अ प्रॉफिट सेंटर, बिकॉज दे हैव कंट्रोल नाउ ओवर बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यूज। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, फिर इसके बाद यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है,
और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यूजुअली तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, लेकिन अगर वो रेवेन्यू भी जनरेट करता हो तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा, राइट। यहां पर आप ये देखें कि जो बजटेड कॉस्ट है वो कितने रुपीस है, 2,62,500, आउट ऑफ 75 फिक्स है और बची हुई कैसी हो जाएंगी, वेरिएबल, राइट। और हमने जो असली में कार चलाई है वो कितने किलोमीटर चलाई, 23,600 किलोमीटर चलाई और उस पर कॉस्ट कितनी इनकर करी, इतनी इनकर करी। अब अगर ये कॉस्ट सेंटर है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट की कितनी लगनी चाहिए थी और कितनी लगी, अच्छा कितनी लगी वो तो मैं ही आपको बता दूं, 250 और 750 कितनी लगनी चाहिए थी, क्या 262,500 लगनी चाहिए थी या उसको चेंज करेंगे क्योंकि ये कितने किलोमीटर्स के लिए और हमें कितने किलोमीटर्स के लिए चाहिए। अच्छा क्या सीधे ही 262,500 को कर देंगे, उसके अंदर भी वो करेंगे, उसके अंदर भी फिक्स्ड और वेरिएबल करेंगे, क्योंकि आप कम चलाओ चाहे ज्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट तो पूरी लगेगी, यानी 75 तो पूरे लगेंगे। और जो बचे में 262,500 में से जरा माइनस करो ना यार, 75 कितना होता है, 187500, ये कितने किलोमीटर्स के लिए है, 25,000, इसको कितने पर एक्सप्रेस कर देंगे, 23,600, कितना आता है, इज दैट क्लियर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और इतनी कॉस्ट लगी है, सो देयर इज एन एडवर्स वेरिएंस, इज दैट क्लियर, ठीक है। लेकिन यही अगर रेवेन्यू सेंटर होता तो फिर हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए था और कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो अगर यहां पर द कार कैन बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एट रुपीज कितना, 12 पर किलोमीटर, तो यहां पर हम देखते हैं कि आखिर हमें बाहर से खरीदते तो कितने लगते, 283 200 लगते हैं, और हमने घर में ही उसको 23,600 किलोमीटर इतने में चलाया, सो देयर इज अ प्रॉफिट वेरिएंस फेवरेबल, कितना, 28,450, ओके दोस्तों। फिर इसके बाद ओके अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी वापस से पता है क्या हो रहा है, हम वापस से फ्लैशबैक में आ रहे हैं। कायदे से जो आईसीआई को चैप्टर शुरू करना चाहिए ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से शुरू नहीं करना चाहिए, यहां से शुरू करना चाहिए, राइट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेजरमेंट, राइट। लेकिन मेजरमेंट से पहले भी तो कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, राइट, मेजरमेंट के बाद भी तो कुछ चीजें करनी पड़ती है, सो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट, मैनेजमेंट, राइट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ 4 स्टेप प्रोसेस, कितनी स्टेप्स है इसके अंदर, 4 स्टेप्स, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब बताओ ना कि वो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शनल या फिर डिविजनल या फिर मैट्रिक्स है। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना डिग्री ऑफ डेलीगेशन है और फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना है, कौन से फैक्टर उसके कंट्रोल में और कौन से नहीं, राइट। फिर उसके बाद इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ डेलीगेशन, राइट, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। यानी यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता करेंगे। मान लो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर निकला डिविजनल, तो डिविजनल के अंदर देखो कि अब कौन रेवेन्यू सेंटर है, कौन कॉस्ट सेंटर है, कौन प्रॉफिट सेंटर है और कौन इन्वेस्टमेंट सेंटर है, इज दैट क्लियर, ओके। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किस पर डिपेंड करेगा, कितना डिग्री ऑफ डेलीगेशन है, मतलब क्या क्या चीजें आपने उसको डेलीगेट कर रखी, कर दिया ये सब। अब आप क्या करो, अब आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर करो। जैसे अगर कोई कॉस्ट सेंटर निकला तो उसके लिए क्या करोगे, वेरिएंसेस देखोगे, कॉस्ट वेरिएंसेस की कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए तो और कितनी कॉस्ट लगी। कोई रेवेन्यू सेंटर है तो उसके लिए क्या देखेंगे, सेल्स वेरिएंसेस कि क्या बजटेड सेल्स था और क्या एक्चुअल सेल्स अचीव करा। लेकिन एक मिनट, किसी का भी कंपैरिजन करो उससे पहले उसको बताना तो पड़ेगा कि आपका ये टारगेट है, हे सेल्स वाले आपका ये टारगेट है, हे कॉस्ट वाले आपका ये टारगेट, राइट। सो नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस मेजर्स एंड टारगेट फॉर ईच मेजर। यानी अब आप परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करो, क्योंकि सामने वाले की परफॉर्मेंस क्या सरप्राइज में आप सरप्राइज देकर मेजर करोगे या पहले से ही डिफाइन करोगे कि देखो ऐसे ऐसे आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी, ताकि वो अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करे, इज दैट क्लियर, ओके। आईसीआई ने भी तो आपको पहले बता रखा है कि 50 से ज्यादा आएंगे तो ही हम पास मानेंगे, या 200 से ऊपर होगा तो ही हम पास मानेंगे, राइट। सो एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस मेजर्स एंड गिव देम द टारगेट। अच्छा, जो परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करेंगे वो कैसे करेंगे, बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। हाँ, अब इसके बाद क्या करोगे आप, रिव्यू दी परफॉर्मेंस, राइट। यानी आप उनकी परफॉर्मेंस सही में मेजर करोगे और उसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केपीआई डैशबोर्ड, राइट। केपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है,
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का एक डैशबोर्ड होगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डैशबोर्ड का मीनिंग समझते हो क्या? डैशबोर्ड मतलब यानी कि बहुत सारी चीजों की समरी, कि ये रहे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ये थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये था इनका टारगेट, ये इन्होंने एक्चुअल अचीव करा है, ये इतना अभी परफॉर्मेंस 70% परफॉर्मेंस ही अचीव करी, 30% करना बाकी, सो दैट्स द डैशबोर्ड, राइट? सो रिव्यू द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ केपीआई डैशबोर्ड एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इफ रिक्वायर्ड, कि भैया इस बार परफॉर्मेंस कमजोर कैसे आई, कुछ करो, बताओ कहां दिक्कत आ रही, इज दैट क्लियर? सो टेक द करेक्टिव एक्शन। कोई बहुत रॉकेट साइंस स्टेप लिख दिया, जनरल स्टेप्स, जनरल स्टेप। अगर आपको भी बोले कि एक कंपनी के अंदर जाओ और वहां पर जाकर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लगाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टडी करोगे। क्या स्टडी करोगे? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि मालूम चले ना किसका कितना डिग्री ऑफ डेलीगेशन। सेकंड स्टेप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आखिर कौन कौन से, उसके लिए आप देखोगे कितना डिग्री ऑफ डेलीगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन से, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वैसे हम फिर थर्ड स्टेप में परफॉर्मेंस के मेजर्स सेट करेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर्स में ध्यान रखना फाइनेंशियल भी सेट करना और नॉन फाइनेंशियल भी सेट करना, और उनको टारगेट भी दे देना। इज दैट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी टारगेट देना पड़ेगा ना कि इससे कम कॉस्ट में आपको प्रोड्यूस करना है, और फिर उसके बाद रिव्यू करना आप उनकी परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ केपीआई डैशबोर्ड, और परफॉर्मेंस में कोई कमी पेशी लगे तो टेक करेक्टिव मेजर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। दोस्तों एक बात बताओ यार, क्या ये मुझे चारों स्टेप आपको समझाने की जरूरत है, उसमें से 2 स्टेप तो समझते हुए ही आए? हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बस अब 2 स्टेप और समझना बाकी है। 2 स्टेप कौन कौन सी समझना बाकी, कि आके परफॉर्मेंस मेजर्स कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल आरओआई का परसेंटेज देखेंगे, हम प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे, ये क्या हो गया? फाइनेंशियल। हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स देखेंगे, आपका डिफेक्टिव परसेंटेज देखेंगे, ये क्या हो गया? डिफेक्टिव परसेंटेज क्या हो गया? एक मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा, उसको बोला है कि आपको कॉस्ट तो कम लगानी, साथ ही साथ आपका डिफेक्टिव परसेंटेज 1% से कम आना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ मेजर इज दैट? दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल मेजर। ठीक है, अब ये जो 2 स्टेप है ना, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस ये 2 स्टेप और अगर हमने कवर कर ली तो हमारा चैप्टर ही ओवर हो जाएगा। इन 2 स्टेप में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, यानी अगले 4 लेक्चर जो है ना, वो पता है सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? वेरियस परफॉर्मेंस मेजर्स पर फोकस करेंगे, कि कौन कौन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं और कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं। यानी अगले 4 लेक्चर सिर्फ किसको समर्पित होंगे? इसको समर्पित होंगे, जिसमें से आज ही के लेक्चर में हम क्या समझ लेंगे कि आखिर फाइनेंशियल मेजर्स कौन कौन से होते हैं, राइट? और फिर अगले 3 लेक्चर में समझेंगे कि कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं। और ये तो छोटा सा पोर्शन है, रिव्यू दी परफॉर्मेंस, यानी कुछ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाना, उस पर करेक्टिव एक्शंस लेना। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। दोस्तों ये जो हमने स्टेप्स पढ़ी है ना, इसका एक और ऑल्टरनेटिव नाम है जिससे आईसीआई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है बोलो ना? असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। असेंशियल कंपोनेंट्स हैं कि पहले ये तो डिफाइन करो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये तो डिफाइन करो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैसा है, फिर आप उसका परफॉर्मेंस मेजर्स लगाओ, टारगेट्स दो और बाद में रिव्यू करो। ठीक है, तो आप इसका एक और ऑल्टरनेटिव नेम प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि आईसीआई किसी भी नाम से पूछ सकता है। असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आप तो एक वर्ड वहां पर पकड़ लेना, क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड लिखा है, क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड लिखा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, and management includes measurement, but before measurement we have to do two steps, and after measurement we have to do one more step, so that's complete management system. ठीक है, ओके। हाँ जी, अब हम क्या सीखने वाले हैं कि आखिर परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाए। हम थर्ड स्टेप पर हैं क्या? यस दोस्तों, यहां पर जो परफॉर्मेंस मेजर्स होंगे ना, वो डायरेक्टली किससे लिंक होंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है यार, जितना आप डेलीगेशन दोगे, जैसा डेलीगेशन दोगे वैसा उसका परफॉर्मेंस मेजर होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, यहां पर जब भी आप परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करेंगे, राइट, तो यहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिविजनल स्ट्रक्चर ऑप्ट किया तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कतें आती वो देखें। देयर कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू गोल कॉन्ग्रुएंस, हाँ, देयर कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू गोल कॉन्ग्रुएंस डिविजनल स्ट्रक्चर में, या फिर यहां पर इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिविजन्स भी हो सकती है कि डिवीजन बी को गुड्स किससे लेना है? डिवीजन ए से, सो देयर इज अ केस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फिर आपकी करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसी कॉमन कॉस्ट हो सकती है जिसका अलोकेशन
नहीं, आपने डिवीजन क्रिएट करा लेकिन आपका अकाउंटिंग का फंक्शन तो कॉमन है। अब जो अकाउंटिंग का फंक्शन है उसकी कॉस्ट तो अलोकेट करनी है, अब उसका आप बेसिस क्या लेते हो उस पर भी एतराज हो सकता है किसी डिवीजन को। इज दैट क्लियर? सो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्ड सर्विसेज, है ना, और इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज, राइट? These are certain factors that needs to be addressed while measuring the performance. Okay, तो दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या क्या इश्यूज है? 3 इश्यूज है, बोल दो कौन कौन से इश्यूज है। सबसे पहला तो गोल इनकॉन्ग्रुएंस हो सकता है, फिर उसके बाद उनकी इंटरडिपेंडेंसीज हो सकती है, जिसमें हो सकता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की मजबूरी का फायदा उठा ले। तीसरा क्या था, हाउ वुड यू अलोकेट द कॉस्ट ऑफ शेयर्ड या फिर कॉमन सर्विसेज या फिर हेड ऑफिस, और चौथा क्या था यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी आखिर कैसी रहेंगी। ठीक है, अरे हाँ, इससे पहले क्या परफॉर्मेंस मेजर सेट करो, मैं क्या बोल रहा हूं गहरा शब्द, इससे पहले क्या परफॉर्मेंस मेजर्स सेट करो, प्लीज ध्यान रख लेना कि कोई सा भी मेजर ऐसा होना चाहिए जो कि गोल कॉन्ग्रुएंस लेकर आए। हमने वो गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी का नहीं पढ़ा था, व्हाट इज अ गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, वैसे ही व्हाट परफॉर्मेंस मेजर वुड बी कॉल्ड एज, और ये परफॉर्मेंस मेजर तुमने बड़ा सही सेट करा। आपको मालूम है ना प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्मेंस मेजर्स क्या रखूं वो सेट करने में भी प्रॉब्लम आती है कि मैंने इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस मेजर करी तो ये इस तरीके से खेल बिगाड़ सकता है कंपनी का, मैंने उस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर करी तो इस तरीके से कंपनी का खेल बिगाड़ सकता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल आपने सेल्समैन को बोला कि ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, तो फिर हो सकता है कि सेल्समैन को झूठे प्रोमिस कर दे और शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सर्विस ना देवे क्योंकि वो ओवर बर्डन हो गया, तो उसने कस्टमर का बाद में फोन कॉल ही अटेंड नहीं किया, राइट? तो परफॉर्मेंस मेजर एक ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सस्टेनेबल बेसिस पर ग्रोथ दिलवाए, ठीक है, उससे गोल कॉन्ग्रुएंस होवे, ठीक है दोस्तों। उसमें सिर्फ प्लीज परफॉर्मेंस मेजर में सिर्फ वही फैक्टर्स इंक्लूड करना जिसके लिए कि आप उसको जिम्मेदार, जिसके लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, यानी सरल शब्दों में सिर्फ कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, कंट्रोलेबल फैक्टर्स होने चाहिए दोस्तों। वो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवाए और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवाए। ये वो 3 पॉइंट्स है जो आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में लिखे, लेकिन बाद में जब वो एग्जाम लेते हैं तो उनमें एक गुण ज्यादा होता है। 2 और पॉइंट इन्होंने वहां पर लिखे हैं, एनकरेज इनिशिएटिव्स एंड मोटिवेशन। सही बात है यार, एक अच्छा परफॉर्मेंस मेजर कैसा होगा कि बंदा इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज्ड, उसको मोटिवेशन मिले। इज दैट क्लियर? ओके, इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि आपने सेल्समैन को इतना ऊंचा टारगेट दे दिया कि वो कभी जिंदगी में अचीव नहीं कर सकता, तो बोलेगा अब जब अचीव ही नहीं कर सकता हूं तो एक काम करो, ट्राई मत करो, क्योंकि अचीव तो मैं यूं भी नहीं कर सकता हूं। सो इट शुड एनकरेज इनिशिएटिव्स एंड मोटिवेशन, यानी बंदा खुद आगे रहकर इनिशिएटिव्स ले। फिर उसके बाद इट शुड प्रोवाइड फीडबैक टू दी मैनेजमेंट, मतलब ट्रू फीडबैक होना चाहिए। यहां पर आप लिखना मत ट्रू, क्योंकि आईसीआई ने नहीं लिखा है, मतलब वो परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए जो सही फीडबैक दे मैनेजमेंट को, ना कि गलत पिक्चर शो करे, ठीक है। हाँ जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, ये जितना है ना उतना आपको कंठस्थ होना चाहिए, जितना हमने अंडरलाइनिंग किया हुआ है ना उतना आपको ध्यान होना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक जितना आपको नजर आ रहा है इस स्क्रीन पर। आपके पास 30 सेकंड का समय।